हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्लास 12 के लीगल स्टडीज के सब्जेक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा ड्रिवन होता है लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अगर आप बेसिक लेमन्स लैंग्वेज में देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट का के पीछे सबसे बेसिक चीज जो होती है वो एक प्रॉमिस होता है। कोई भी दो आदमी, कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी दो लोग जब किसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन में एंटर करने की इंटेंशन रखते हैं या कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उनके बीच में एक प्रॉमिस होता है कि यस, आई विल बी विलिंग टू sell this material to you, I will be willing to sell this service to you, I will be willing to do this thing for you, and in lieu of that the other party agrees or promises that कि yes, in lieu of purchase of your material I will be willing to pay this consideration। सबसे पहले तो ये कि yes, I am willing to purchase your material, then against the purchase of that material I will be willing to pay you this much of consideration। सिमिलरली आप किसी सर्विसेज की सेल करते हैं तो सामने वाला एग्री करता है कि हाँ, हम आपकी सर्विस लेना चाहते हैं, तो उस सर्विस के लिए मैं आपकी सर्विस के लिए आई विल बी विलिंग टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट या दिस मच ऑफ द कंसीडरेशन। तो ये आपने पढ़ा कि एक बेसिक लैंग्वेज के तौर पे कि हमारे एक प्रॉमिस से बनता है एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट इवेंचुअली कन्वर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहाँ ये समझने की बात है कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जो होने चाहिए टू कन्वर्ट एन एग्रीमेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो मिसिंग है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम अभी पढ़ेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे एक एग्रीमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में। तो सबसे पहले हम इसके लिए पढ़ लेते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के। हम इधर लिखते हैं एक साथ, कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स या फीचर्स क्या है। नॉन फैक्ट इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं। सबसे पहला है कि आप एक पार्टी के पास कुछ होना चाहिए टू ऑफर, अदर पार्टी शुड एक्सेप्ट दैट ऑफर। In lieu of that acceptance of offer, there must be a consideration, and the party should be competent to enter into contract। हमने चार पढ़े, ऑफर, उसका एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन फ्री कंसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है कि जब भी आप किसी का ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप फ्री कंसेंट देते हो। ठीक है, इन सभी फैक्टर्स को हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और वो ऑफर, जो भी ऑफर किया और जो भी हम एक्सेप्ट किया, वो इट शुड नॉट बी एन अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस पे डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन आप नहीं करते हो
कोई भी एक पार्टी नहीं करती है तो क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं और क्या डैमेजेस वो चार्ज कर सकते हैं इन द इवेंट ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने बेसिक 9 चीजें हमने पढ़ी। रेमेडीज और डैमेजेस एक ही पार्ट हो गए। और कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जब ऑल्दो डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं हुआ लेकिन फिर भी नन ऑफ द पार्टीज आर अंडर ऑब्लिगेशन टू पे एनी डैमेजेस और कोई उनको रेमेडीज अवेलेबल नहीं होती, उन चीजों को हम पढ़ेंगे इम्पॉसिबिलिटीज। अब हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब भी कोई ऑफर किया जाता है किसी दूसरी पार्टी को तो जो पार्टी ऑफर करती है उसको बोलते हैं हम ऑफरर। इन द पार्टी व्हिच एक्सेप्ट्स योर ऑफर इज कॉल्ड ए ऑफरी। ऑफर करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला, जब भी आप कोई प्रपोजल बना रहे हो या कोई किसी के सामने किसी को अपनी सर्विसेज या कोई चीज ऑफर कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, then you must properly communicate your offer to the intended, या तो पब्लिक एट लार्ज और द इंटेंडेड पर्सन। आप किसी वन टू वन किसी पर्सन को अगर आप ऑफर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप पब्लिक एट लार्ज में ऑफर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए जैसे और दूसरा क्या है, सबसे जो ऑफर है, जो ऑफर कर रहा है उसके पास लॉफुल इंटेंशन होनी चाहिए that yes I am willing to convert this offer into a contract। उसकी इंटेंशन उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसमें कुछ एक एग्जांपल है, जैसे एक केस के अंदर, जैसे सपोज एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को उसकी वाइफ का कहीं इलाज हो रहा था, आपकी बुक में इस केस स्टडी भी है कि कहीं पर उसका इलाज होने के लिए गया था इंग्लैंड में और वहाँ उसके इलाज के दौरान थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। मीनवाइल उसको वापस अपनी जगह पर, अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ नेटिव प्लेस पे आना था, for which he has to go back. So he requested his wife कि you stay back here and get your treatment done, or meanwhile I'll pay you, I'll send this much of money to you periodically to take care of your all expenses। वो आदमी वापस चला जाता है और वहाँ जाके कुछ टाइम तक तो पैसा भेजता है, बाद में नहीं भेजता है। Then wife sued her husband for not fulfilling a contract। तो कोर्ट ने उसमें ये कहा कि at never point husband has ever made any promise or given any offer or any intention to enter into a contract with his wife, it was just a moral obligation। So in this case this is not a valid contract, hence it is not enforceable। तो आपने इस केस लॉ से ये समझा कि हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और उसके पीछे एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट एंटर करने के लिए आपकी पहले तो इंटेंशन होनी चाहिए, प्लस वो एनफोर्सेबल एट लॉ होना चाहिए। अगर एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ऑफर कैन बी मेड one to one to directly to a person or can be made to a public at large। but जो बहुत ही अच्छा केस है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जिसने ये दावा किया कि हमने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जो $100 की है और अगर उसे कोई ले लेगा एक बार तो उसे दोबारा कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा।
और उसने साथ साथ ये भी कहा कि अगर किसी भी इंसान को हमारी मेडिसिन लेने के बाद दोबारा से इन्फ्लुएंजा हो जाता है, देन कंपनी विल पे हिम प्राइस ऑफ $100। ठीक है। और अपनी इस चीज़ के लिए उसने बोला कि हमने एक बैंक में आप एक अकाउंट भी खोल दिया है और उसमें $1000 ऑलरेडी डाल दिए हैं, ताकि जो भी हमारे इस दावे को अगर अगेंस्ट करके कोई आता है, किसी को दोबारा इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो उसको पैसा डेफिनेटली मिलेगा। कार्मेल एक लेडी ने इस दवाई के इस ऑफर को देखकर उन्होंने उस दवाई को खरीदा, उस दवाई का पूरा कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद उनको फिर भी दोबारा इन्फ्लुएंजा हो गया। एंड कार्लाइल सूड द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने इस केस के अंदर अपने 3 कंडीशन रखे। पहला, उन्होंने बोला कि हमने कोई डायरेक्ट ऑफर नहीं किया था। दूसरा, कार्लाइल ने कभी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दी। और तीसरा, इसके अंदर हमारी इंटेंशन मिसिंग थी। ये 3 फैक्टर्स पे कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने अपना डिफेंस तैयार किया। कोर्ट ने उसमें ये कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी to make a offer directly one to one. If you are making a public offer to a public at large, then it will be treated as an offer. And since this offer has been made to public at large, it is not possible for anybody, for an individual to convey its acceptance. The acceptance can be treated by the way that if a person is purchasing your medicine after seeing your offer in the newspaper or wherever you have published that, if a person has purchased that medicine and if he is consuming that medicine as per the offer, in this case company has said कि you have to take this medicine for a period of 3 months continuously. If a person has purchased that medicine and has consumed this medicine for a period of 3 months, it means that he has accepted your offer. तो 2 पॉइंट्स कंपनी के यहाँ पर निगेट कर दिए कोर्ट ने। थर्ड पॉइंट था कंपनी की तरफ से कि हमारे इस केस के अंदर इंटेंशन नहीं थी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि आपने अपने ऑफर के अंदर या अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर यू हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट यू हैव ओपन्ड अ बैंक अकाउंट विद द बैंक एंड यू हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड $1000 इनटू दैट अकाउंट। This clearly shows that you wanted to prove your genuineness and your intention to enter into a contract. आप अगर पैसा नहीं जमा कराते तो एक अलग बात थी, तब हम कह सकते थे कि भाई आप दोगे या नहीं दोगे। सामने वाले ने आपका ऑफर इसीलिए एक्सेप्ट किया बिकॉज ही हैज सीन दैट इंटेंशन in your offer because you had already opened an account and you had funded that account. तो इन 3 कंडीशंस को निगेट करते हुए कोर्ट ने कहा कि कार्लाइल was entitled to have that compensation. तो इस पूरे एपिसोड से, इस पूरे केस लॉ से आपने समझ लिया कि ऑफर और ऑफरिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम चलते हैं कंसीडरेशन की तरफ। कंसीडरेशन, if you recall, we have already studied the matter of consideration while studying law of property. आप देखोगे हमने उस समय कहा था कि consideration has to be in cash to make that transaction into a sale, to categorize that transaction into a sale. लेकिन for a contract as per Indian Contract Act 1872, a contract may be into an act. कॉन्ट्रैक्ट के जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन एक एक्ट भी हो सकता है और फॉरबियरेंस भी हो सकता है। फॉरबियरेंस भी हो सकता है, यानी कि अगर मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई मुझे कहता है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और आप इसके बदले में आप मेरे लिए ये काम करेंगे। सपोज आप मेरे लिए एक एड तैयार करेंगे या मेरे लिए एक फिल्म शूट करेंगे,
तो in that case the consideration on from the offerer side is 5 lakh rupees and from the offeree side it was an act. वो उसके बदले में कुछ भी कैश वगैरह नहीं दे रहा है, कैश एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से उससे रिलेटेड एक्ट आ रहा है. सिमिलरली फॉरबियरेंस भी कंसिडरेशन हो सकती है कि जैसे आपको किसी ने कहा कि आपको हम 5 लाख रुपीस देते हैं और आप ये फिल्म नहीं करेंगे, या आप वहां पर नहीं जाएंगे, या आप अपना किसी एसेट पे से आप अपना राइट छोड़ देंगे. तो I have been stopped from acting on certain thing. I have been stopped from going ahead with certain thing, and if I am doing it with my free consent, then this is treated as a free consideration, as a consideration for the contract, and this will be treated as a valid contract, and hence the contract will be valid. तो अब आपने पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ साथ कंसिडरेशन का भी कितना इंपॉर्टेंस है. तो आपने देखा कि कंसिडरेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, और कंसिडरेशन एक एक्ट भी हो सकता है, फॉरबियरेंस भी हो सकता है. तो बेसिकली क्या हुआ, कंसिडरेशन क्या हुआ, एक रिटर्न ऑफर हो गया. कंसिडरेशन क्या हुआ, एक रिटर्न ऑफर हो गया. मुझे किसी ने ऑफर किया, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ ऑफर करूंगा, और वो ऑफर जो मैं करूंगा, that offer will be a consideration, and that consideration may be in the form of an act or a forbearance. यहाँ एक चीज बहुत समझने की बात है, that it is not mandatorily required to have a matching consideration or a मतलब मैचिंग कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है. मैचिंग कंसिडरेशन इज नॉट मैंडेटरी. सपोज मेरे पास एक गाड़ी है जिसकी कीमत आज 5 लाख रुपए है. मैं किसी के साथ, कोई मेरे फैमिली रिलेटिव ही है, आई ऑफर्ड माई कार टू दैट फेलो एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000. यानी मैं अपनी 5 लाख रुपए की कार को 50 लाख रुपए में ऑफर कर रहा हूं किसी को. अगर वो सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, देन जस्ट बिकॉज दैट कंसिडरेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट एडिक्वेट, was not matching, it is not going to hamper the validity of the contract. तो बस कंसिडरेशन होनी चाहिए, कम या ज्यादा या एडिक्वेट या नॉन एडिक्वेट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट इन एनी केस द कॉन्ट्रैक्ट. इसी तरीके से अगर आपने कभी लव एंड अफेक्शन के अगेंस्ट की वजह से कोई एग्रीमेंट हो जाता है, ये एक एक्सेप्शन है कंसिडरेशन की. अगर कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है फॉर बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन, देन इन दिस केस कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे एंड इफ यू विल अर्न गुड मार्क्स, आई विल डेफिनेटली पे यू, आई विल गिव यू 1000 रुपीज. ठीक है, मेरे बेटे से मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा. मैंने तो उसको कहा कि आप पढ़ोगे, नंबर भी आपके ही आएंगे और मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, और मैं इस चीज को मैं उसको लिख के दे देता हूं. ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं, देन जस्ट नाउ द कंसिडरेशन इज द लव एंड अफेक्शन. ठीक है, इन दिस केस कंसिडरेशन इज नीदर इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, nor in the form of forbearance, nor in the form of any money, but in the form of love and affection. क्योंकि मैं चाहता हूँ, because I want that my son should pass with the flying colors. मैं चाहता हूँ and I am motivating him to raise his level of studies, और उसको मैंने lure करने के लिए 1000 रुपीज का उसको प्रॉमिस कर दिया. And if that
promise has been converted into a writing thing, then this is a valid contract. In this case, consideration will be love and affection, and none of the monetary type of act or return promise are not there. तो ये हमने देखा। अब हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको बोलते हैं कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, या इसको हम दूसरे शब्दों में लिखें तो कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों पार्टीज, बोथ ऑफ द पार्टी शुड बी मेजर, यानी कि अबव 18 इयर्स ऑफ एज, 18 साल से बड़े होने चाहिए, और शुड बी ऑफ साउंड माइंड। आप अगर ध्यान देंगे तो ये सेम कंडीशंस हैं जो हमने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में भी पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी पढ़ा। साउंड माइंड का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑफर कर रहा है और जब भी कोई ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों चीजें पूरे होशो हवास में होनी चाहिए। एज पर लेमन्स लैंग्वेज, साउंड माइंड मतलब ही शुड बी इन ऑल हिज सेंसेस। तो एक हो गया मेजर, दूसरा हो गया साउंड माइंड, यानी कि पूरे होशो हवास में होना चाहिए। तो अगर हम इसको समझने के लिए साउंड माइंड किसको बोलेंगे, दैट ही शुड नॉट बी अ ल्यूनेटिक, शुड नॉट बी अ ल्यूनेटिक, नहीं होना चाहिए। he should not be an idiot and he should not be drunken। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, then we can say that both offerer and offeree are of sound mind। इसके पीछे, इसके अलावा थर्ड एक पॉइंट और है जिसमें बोलते हैं he should not be disqualified by law। अगर मैं मेजर भी हूं, साउंड माइंड में भी हूं, लेकिन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हूं, देन आई कैन नॉट एंटर योर कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब हो गया कि मैं किसी दुश्मन कंट्री का सिटीजन हूं। सपोज कल हमारी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ एनिमी शिप आ जाती है और गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि यस दिस कंट्री इज एन एनिमी कंट्री, देन any contract entered into a person of that country will not be a valid contract। तो एलियन एनिमी का नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ फॉरेन सॉवरेन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मेरे पास किसी और तरीके से भी प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। मैं इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो मैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता हूँ। मतलब इंसॉल्वेंट कहने का मतलब आप खुद को डिक्लेयर कर रहे हो या कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप इंसॉल्वेंट हो, तो वो नहीं हो सकता। इसके अलावा हम कॉर्पोरेशन और बैरिस्टर्स के लिए भी, कॉर्पोरेशन और बैरिस्टर्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसके अंदर बेसिक हो गया है, जिससे कि ये प्रूव होता है कि अ पर्सन इज हैविंग कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक एक्सेप्शन है मेजर के लिए। मेजर मतलब 18 साल से ऊपर का हो गया, लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें माइनर के साथ, मतलब बिलो 18 इयर्स के पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, I am a major and I am entering into a contract with a minor, and because of that contract if minor is getting benefited,
यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं मुझे कोई फायदा नहीं दे रहा, उस माइनर बच्चे को फायदा दे रहा है, देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर उस माइनर के अगेंस्ट कुछ जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो हमने अभी ये फोर्थ पॉइंट भी पढ़ा, कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट जैसे आपको पता है, जैसे इसका वर्ड भी डिनोट कर रहा है कि आपने अपनी, you have given your consent, you have accepted the offer, you have given your acceptance in a free state of mind, without any what, without any influence, मेरे पर कोई दबाव नहीं था, without any coercion, कोई कोएर्शन नहीं था, कोई मुझे किसी तरीके की धमकी नहीं दी जा रही थी, या मेरे पास कोई भी और ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई भी कोएर्शन नहीं था, या कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे जो कुछ बताया गया वो भी एक्चुअली था। सपोज मुझे किसी ने, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ और मैंने, सामने वाले ने मुझे दिखाया कि ये वाला फ्लैट मैं आपको, आई एम ऑफरिंग इट फॉर अ सेल, एंड आफ्टर लुकिंग एट इट आई हैव एक्सेप्टेड कि ठीक है, आई विल बाय इट, बट सब्सीक्वेंटली आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ आई कम टू नो दैट this property doesn't belong to that person whom I have entered into a contract with, then this contract is not valid। कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। और तीसरा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इधर ऑफ द पार्टी, अगर वो किसी ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने कंसेंट दी वो बाय मिस्टेक दे दी, they were not intending to enter into this contract, or they were not willing to give their consent, but they gave it out of a sheer mistake, then it will be a invalid contract। अब वो मिस्टेक कैसे भी हो सकती है, हमको दिखाया कुछ, हमने समझा कुछ, वो हो सकता है हमने सामने वाले को पूरा उसके बारे में पता नहीं था, वो भी हो सकता है। कुछ भी तरीके से हम अगर ये प्रूव कर पाते हैं that our consent was out of mistake, then it will be a invalid contract। तो हमारा ये पॉइंट भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि नाम बता रहा है, इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल भी, इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, और क्या चीज, इमोरल मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अनैतिक हो, जिसको बोलते हैं इलीगल, यानी कि इट शुड नॉट बी अ प्रोहिबिटेड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द लॉ। फिर इट शुड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मेजर कॉन्ट्रैक्ट हम अभी अलग से पढ़ेंगे इसके साथ, और तो आपको बुक में अलग से दिया है और मैं इसी के साथ पढ़ाना चाहूंगा, उसको बोलते हैं, वो इनवैलिड नहीं है, अनलॉफुल नहीं है। तो इमोरल कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी जो कि अगेंस्ट डिसेंसी है वो एक अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कोई भी एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड है वो अनलॉफुल हो जाएगा।
कोई भी ऐसा एक्ट विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज वो भी इनवैलिड हो जाएगा। अब हम आते हैं वेजर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। वेजर कॉन्ट्रैक्ट जैसा आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ, एक काउंटर ऑफर एक तरीके से, क्योंकि आप में उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। पर अगर कभी भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है कोई भी दो पार्टीज आपस में जिसमें आगे अनप्रेसिडेंटेड या जो कि अभी जो भी कोई एसेट या जो भी अंडरलाइन एसेट है, यानी कि आपकी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट है वो आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और वो एक बेटिंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज कोई मुझे कहता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अगर इंडिया जीत जाएगी आई विल पे यू 500, अगर इंडिया हार जाएगी यू पे मी 500। तो ये मेजर कॉन्ट्रैक्ट हो गया विच इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों ही कंडीशंस मैच होने से पहले अनसर्टेन है, ठीक है। तो मेजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें अनसर्टेनिटी है और सामने वाला दूसरे को एक काउंटर ऑफर दे रहा है कि इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट that condition either of the party will pay to the others, so such contracts will be illegal contract। अब इसके साथ ही मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी वैलिड होता है इन द इवेंट और नॉन इन इवेंट ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जैसे मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि जी मेरा ये घर अभी मैं बना रहा हूं और जब ये घर बन जाएगा आई वुड बी विलिंग, आई विल बी ऑफरिंग यू या आई एम ऑफरिंग यू अ फ्लैट आउट ऑफ दैट हाउस। घर अभी बना नहीं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट अभी आज की डेट में आई हैव नथिंग टू ऑफर, जो चीज आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वो मैं ऑफर नहीं कर सकता हूँ। बट यस आई एम सेइंग कि जब भी वो घर बन जाएगा मैं उसमें से एक फ्लैट आपको बेचना चाहूंगा, और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है कि ठीक है जब भी आपका एक घर बन जाएगा वो मैं आपको आपसे खरीद दूंगा। लेकिन इसकी बेसिक कंडीशंस जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की होती है, क्या, एक अंडरलाइंग एसेट होना चाहिए, इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या होगा, एक फ्लैट होगा, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि वो घर या फ्लैट कभी बना ही नहीं। एक्सेप्टेंस मैंने दे दी कि यस अगर आपका घर बन जाएगा तो मैं ले लूंगा, उसके अंदर एक कंसिडरेशन होनी पड़ेगी। आई वुड लाइक टू मेंशन कि यस अगर बन जाएगा तो आई वुड लाइक टू पे 40 लाख रुपीस टू यू फॉर दैट परचेज ऑफ दैट फ्लैट। मेरी कंसिडरेशन हो गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसके वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी सम लिमिटेशन। लिमिटेशन इन द सेंस टाइम फ्रेम, कि टाइम फ्रेम होना चाहिए कि एक साल में बन जाएगा तो ले लूंगा, नहीं बनाएगा एक साल के अंदर देन माय ऑफर और यू कैन से माय एक्सेप्टेंस टू योर ऑफर स्टैंड्स कैंसिल्ड एंड आई विल रिव्यू द पोजीशंस एट दैट पॉइंट इन टाइम। ठीक है, मैं आज 1 जनवरी में सपोज बैठा हूं, मैं बोलता हूं कि अगर 31 जनवरी दिसंबर तक आप मुझे अपना फ्लैट बना के भेज पाते हो देन आई विल बाय इट फॉर 40 लाख रुपीस। इन द इवेंट कि फ्लैट 31 दिसंबर तक अवेलेबल नहीं होता है देन माय एक्सेप्टेंस टू योर ऑफर स्टैंड्स कैंसिल्ड एंड आई विल रिव्यू माय सिचुएशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक जैसे हैं, दोनों में ही अनसर्टेनिटी है, दोनों में अंडरलाइंग एसेट उस डेट पे नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, मेजर के अंदर एक काउंटर ऑफर के अगेंस्ट एक दूसरा ऑफर होता है, ठीक है, लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर के अगेंस्ट दूसरा ऑफर नहीं होता है, वहां सिर्फ कंसिडरेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा मेजर कॉन्ट्रैक्ट प्योरली बेटिंग है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो जो अगर आप आगे पढ़ोगे विच इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की भी उसमें फीचर्स होते हैं, लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आपके अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और मेजर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब हम चलते हैं
डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन थोड़ा सा अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया, सिर्फ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दोनों पार्टी ने और भूल गए, ऐसा होता नहीं। ठीक है, आपने कुछ ऑफर किया, सामने वाले ने कुछ एक्सेप्ट किया, इसकी एक कंसिडरेशन देने के लिए तैयार हुए और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। अब क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम फ्रेम होता है तो उसका कुछ डिस्चार्ज तो होना ही चाहिए। अब वो डिस्चार्ज कितने तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो। पहला हुआ बाय परफॉर्मेंस, यानी कि बोथ ऑफ द पार्टीज, बोथ ऑफरर एंड ऑफरी फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। जो भी उनको करने थे उन्होंने अपने अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर दिए। मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ तो मैंने अपनी कार आपको दे दी, मेरा ऑब्लिगेशन पूरा हुआ। आपने उसके बदले जो भी कंसिडरेशन थी, जितने पैसे की हमारी बात हुई थी, वो आपने मुझे पे कर दी, आपका ऑब्लिगेशन पूरा हुआ। मैंने आपको पोसेशन दे दिया आपके गुड्स का, आपने मुझे मेरे पैसे दे दिए। इट मींस दैट contract has been discharged by way of performance of our obligations। अब है दूसरा तरीका, क्या होता है, एग्रीमेंट और कंसेंट। एग्रीमेंट और कंसेंट एक बहुत, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। एग्रीमेंट आप क्यों करोगे, आपका तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के आप सपोज परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो तो आपके पास क्या रेमेडीज है। एक होता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दैट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सपोज थोड़ा आगे जाने के बाद, सपोज हमने 6 महीने के अंदर एक ऑब्लिगेशन पूरा करना था, 5 महीने बीतने के बाद भी कुछ खास नहीं हुआ और हमें बोथ ऑफ द पार्टीज फील्स कि अब 1 महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया जाना मुश्किल है, या उनको ऐसा लगता है कि हम इस केस के अंदर हमें कुछ नया, जिस पर्पस के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पर्पस हमारा सर्व नहीं हुआ, हमें कुछ नया करना चाहिए, हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फेरबदल करके नया करना चाहेंगे। तो इस केस के अंदर नोवेशन मतलब न्यू, आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हो, उसको that will treat as one of the discharge of obligation। इसी तरीके से एक बनता है डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय वे ऑफ रेमिशन। अब यहाँ रेमिशन और रिसेशन में डिफरेंस है। रिसेशन के अंदर ऑल टुगेदर आप जो कुछ कंडीशंस होती हैं उनको डिलीट कर देते हो, हटा ही देते हो, ऑल्टरेशन के अंदर कुछ चेंज कर देते हो। और रेमिशन के अंदर कोई भी एक पार्टी का तो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लेती है, दोनों इसमें दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से ही हो सकता है, लेकिन एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया और सामने वाली दूसरी पार्टी ने दे हैव एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू अ सर्टेन लेसर एक्सटेंट। जैसे कि सपोज किसी ने हमने कॉन्ट्रैक्ट किया सपोज 100 kg ऑफ एनी गुड इन लिeu ऑफ सपोज 1000 रुपीज। तो हो सकता है कि म्यूचुअली कंसेंट होने के बाद एक रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जिसमें कि एक पार्टी जिसने 1000 रुपीज पे कर रहे थे वो तो 1000 ही पे करे, बट इन लिeu ऑफ दैट ही मे एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस एज ड्यूटी डिस्चार्ज बाय एक्सेप्टिंग ओनली 90 kg इंस्टेड ऑफ 100 kg एज तो सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि 1000 रुपीज के बदले मैं उसको 900 रुपीज दूं और पूरे 100 kg गुड्स ले। तो इधर मींस एक पार्टी लेसर परफॉर्मेंस को एग्री कर लेती है। इसी तरीके से एक आता है वेवर। वेवर का मतलब दोनों में से एक पार्टी म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि हम
सर्टेन परफॉर्मेंस को हम बिल्कुल वेव कर देंगे और टिल डेट जितना भी परफॉर्मेंस हो गया दैट विल बी ट्रीटेड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सपोज मैंने घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसके अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, फुली फर्निश्ड मुझे फ्लैट चाहिए, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में आके मैं ये बोलूं कि ठीक है अभी आपने जितना कर दिया ठीक है, कुछ जगहों में अगर व्हाइट वॉश रह गई है या कुछ फिनिशिंग का काम रह गया है, आई विल से कि जस्ट लेट इट गो एंड आई विल टेक दिस कॉन्ट्रैक्ट एज फुल्ली डिस्चार्ज। तो मैंने अपना कुछ पोर्शन उस कॉन्ट्रैक्ट का वेव ऑफ कर दिया, उसको ऑब्लिगेशन को वेव ऑफ कर दिया एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट इन फुल एंड फाइनल। इसी तरीके से एक होता है मर्जर। मर्जर में क्या होता है कि सपोज एक पार्टी के साथ, जैसे मैंने घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से मैं दे सकता था। एक तो ये कि मैं उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दूं कि आप राइट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू फाइनलाइजेशन पूरा फुली इन्वेस्टमेंट दे दोगे, और दूसरा एक तरीका हो गया कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट्स में दे दूं। मैं उनको बोलूं कि कंस्ट्रक्शन आप एक करोगे और फिनिशिंग ऑफ दैट फ्लैट वो आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर दें और एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टिल फाइनलाइजेशन ऑफ फुली फिनिशिंग ऑफ द फ्लैट मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं, और उस केस के अंदर मैं दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर मर्ज कर देता हूं देन द एग्जिस्टिंग जो different contract है those will stand discharge and a new contract will take place। तो ये हमने पढ़ लिया डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। अब इसी तरीके से और हो सकते हैं, एक है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा कारण है जिससे कि आज की डेट में वो कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिल होना, उसके ऑब्लिगेशन का फुलफिल होना पॉसिबल नहीं है। वो क्या रीजन हो सकते हैं? हो सकता है कि डेथ ऑफ पार्टी हो जाए, है ना, वो जिस पार्टी ने एग्रीमेंट किया था वो पार्टी की डेथ हो जाती है, या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ जो भी एसेट है, अंडरलाइंग एसेट है। सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं अपनी कार आपको बेच दूंगा, कल को से कार का कुछ हो जाता है, वो कार आज डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो जब वो कार ही नहीं बची तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, तो डेथ से या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट से हो गया। इसके अलावा तीसरा एक हो सकता है चेंज इन लॉ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड चलता जा रहा है, हम लोग आज की डेट में अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कल को कुछ ऐसा हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो वो दैट विल स्टैंड कैंसल। यहाँ सपोज मैंने एक कंपनी से, सपोज कोई केमिकल, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से केमिकल परचेज करने के लिए बात की, वो केमिकल जिस समय हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया उस समय तक फ्री था फ्रॉम एनी लाइसेंस। पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने सप्लाई करना शुरू कर दिया, सपोज कॉन्ट्रैक्ट था 1000 kg का, 90 सप्लाई होने के बाद देयर इज अ चेंज इन द लॉ एंड सब्सिक्वेंटली जो 10 kg जो बच गया उसके लिए हम ये हो गया कि उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से, और वो कहता है कि आप 5 kg से ज़्यादा बेच ही नहीं सकते। अभी 10 kg अगर बचा है और 5 kg से ज़्यादा बेच ही नहीं सकते, तो 5 kg बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, then that will be treated as a discharge of obligation by way of impossibility because of change in law। तो ये हमने पढ़ा। एक है by way of lapse of time। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हर कॉन्ट्रैक्ट का एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होना होता है जिसके अंदर ऑब्लिगेशंस का फुलफिल होना जरूरी है।
अब सपोज हमने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 6 महीने के अंदर सपोज कोई गुड चाहिए 100 kg, मैं सपोज ऑयल खरीदना है, किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी से ऑयल खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगले 1 महीने में आप हमें 1000 kg सप्लाई करोगे। अगर 1000 अगर वो 1 मंथ निकल गया और पार्टी सप्लाई नहीं कर पाई या पार्शली कर पाई, सपोज 1000 kg करना था 900 करा या 800 करा, एंड देयर इज नो अदर limitation because of impossibility of or anything else, शेयरली टाइम वो टाइम लैप्स हो जाता है, then other party is not under obligation to accept any supplies after the lapse of time, and that contract shall stand as discharged by way of lapse of time। उसके बाद अगर पार्टी एक्सेप्ट करती है या करना चाहती है तो पूरा डिस्क्रिशनरी मैटर है, अदरवाइज एज पर लॉ the other party is not under obligation to take the delivery of material after the lapse of time। इसी तरीके से एक है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब कुछ भी ऐसा लीगली ऐसा हो गया जिसकी वजह से अभी वो कॉन्ट्रैक्ट या तो हो नहीं सकता या जितना हुआ उतना ही डिस्चार्ज माना जाएगा। वो कैसा, सपोज कोई आदमी डिक्लेयर हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। अगर किसी पार्ट इधर ऑफ द पार्टीज को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, देन दिस मींस दैट इंसॉल्वेंट पर्सन, आपने पढ़ा कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट पर्सन इज नाउ नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस ही कैन नॉट परफॉर्म द obligation of under the contract and therefore such contract shall be treated as discharged by way of operation of law। कोई नया लॉ आ गया या अमेंडमेंट हो गई, ठीक है, कोई भी ऐसा रीजन हो जाता है तो that will be treated as discharge of performance by way of operation of law। और एक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज दो पार्टी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ सर्विसेज देने के लिए या मटेरियल देने के लिए एग्री कर दिया और सामने वाली पार्टी ने इन लिeu ऑफ दैट कोई कंसीडरेशन भी एक्सेप्ट कर ली, बट सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट अगर ईदर ऑफ द पार्टी कम टू नो या ईदर ऑफ द पार्टी breaches any terms and condition of the contract, then that other party may cancel that contract and then in that event it will be treated as discharge of obligation of the contract by way of breach of contract। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो प्री कंडीशंस लगी हुई हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूट होने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाएगा। सपोज एक टीवी मॉडल कोई है, कोई एक एक्ट्रेस है और उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी पार्टी के साथ एंड वो पार्टी कोई सपोज फिल्म बनाने वाली कंपनी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड एज पर द टर्म ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि टिल द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड दैट एक्ट्रेस विल नॉट गेट मैरिड, बट अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट दैट लेडी मैरीज देन the contract shall be treated as a breach of contract। आपकी कंडीशन थी कि आप शादी नहीं करोगे during the validity of this contract, पर अगर उसमें शादी कर लेते हैं then this will be treated as a breach of contract and hence the contract shall become invalid, shall become void। तो ये हमने पढ़ लिया discharge of obligations by way of these parameters, by performance, by way of agreement, by way of possibility, by way of lapse of time, by way of operation of law and by way of breach of contract। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या तरीके से परफॉर्मेंस डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन माना जाएगा। अब जैसे लास्ट में हमने पढ़ा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या कोई और रीजन है, तो अब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो ऐसे होने के बहुत चांसेस होते हैं
कि जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ कैंसिलेशन हो या कुछ ब्रीच हो या बीच में जैसे लेबर रेवोल्यूशन ऑल्टरेशन या कुछ भी हो, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि एक पार्टी का कुछ उनकी तरफ से कुछ उन्होंने इनकर कर दिया, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में कुछ सर्विसेज परफॉर्म कर दी, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उस स्टेज पे कैंसिल होता है या कुछ ऐसा मेजर चेंज आता है या वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, तो एक पार्टी का नुकसान हो सकता है। इन दैट इवेंट अगर सामने वाली पार्टी, जैसे मैंने आपको पहले ही चीजों में सभी को बताया, मुझे म्यूचुअल जो भी डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस था, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन था, अगर वो म्यूचुअली एग्रीड है तब तो ठीक है, अगर म्यूचुअली एग्रीड नहीं है और एक पार्टी को अगर नुकसान होता है, then that party is entitled to take remedial course of action and is entitled for the damages or the compensation against their losses। वो क्या है वो अभी हम पढ़ते हैं। तो वो उस केस में डैमेजेस को मांग सकते हैं, और वो डैमेजेस मॉनेटरी कंपनसेशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी हो सकते हैं, पर either of the parties whosoever has incurred losses on account of non-performance by the other party or because of the fraud or any breach of trust, in that case the either parties are entitled for the damages from the other party। So this is all for the law of contract of class 12th legal studies। Thank you very much।